हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द लेमैन वे। एंड चलिए आज अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले पॉइंटर हम चेंज कर देते हैं। चलिए, तो आज हम आगे अपने इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जो हमने स्टार्ट किए थे लास्ट लेक्चर में, है ना। और फीडबैक मैंने पोल में लिया था, तो उसी हिसाब से इनकॉर्पोरेट इस स्टाइल में कर रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है ना, इस टाइप का प्रेजेंटेशन पसंद आ रहा है, तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर आप न्यू है चैनल पे, तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स, सो दैट यूट्यूब अपनी एल्गोरिदम से हमको आगे प्रमोट कर सके और बाकी एस्पिरेंट्स को भी पता लग सके, ठीक है। चलो, अभी हम आगे बढ़ते हैं और पहला आर्टिकल देखते हैं, ठीक है। तो पहला आर्टिकल है आज का हमारा जियो हेरिटेज साइट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जियो हेरिटेज साइट होती क्या है ना, व्हाट इज़ अ जियो हेरिटेज साइट। तो देखो, ये दो वर्ड से बना है। कौन कौन से दो वर्ड हैं? एक है जियो, ठीक है, और एक है हेरिटेज, ठीक है। तो ये दो वर्ड से बना है ये, और एक साइट है ना, तो तीन वर्ड हो गए बेसिकली। जियो का मतलब क्या होता है? समथिंग रिलेटेड टू अर्थ, है ना। समथिंग रिलेटेड टू कोई भी लैंड या अर्थ का कोई भी पार्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं जियो। जैसे हम पढ़ते हैं ना जियोग्राफी, तो जियोग्राफी डील्स विद अर्थ, है ना। तो अर्थ का कोई भी जो चीज़ होता है, उसको हम रेफर जब करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं जियो। हेरिटेज क्या होता है? बोलते हैं ना यार, ये तो मेरे ग्रैंड फादर का हेरिटेज है ना। तो व्हाट इज़ हेरिटेज? हेरिटेज इज समथिंग दैट इज इनहेरिटेड बाय अस फ्रॉम आवर फ्यूचर एंसेस्टर्स, है ना। मतलब कुछ भी जो हमने इनहेरिट किया है पिछली जनरेशन से, उसको हम बोलते हैं हेरिटेज। और साइट मतलब कोई ऐसी जगह होगी, है ना, जगह, प्लेस, ठीक है। तो मतलब इसका अगर आप अगर इस तीन वर्ड्स को जोड़ दोगे, तो क्या मतलब आ रहा है कि अर्थ ने हमको जो इनहेरिट किया है, मतलब अर्थ जो है, अर्थ जो इवॉल्व हो रही है ना, अर्थ इवॉल्व हो रही है, डे बाय डे इवॉल्व हो रही है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पुराने ज़माने से, मतलब जब से अर्थ चलती आ रही है, बन रही है, चलती आ रही है, तब से वो प्लेसेस हमें उसका इवोल्यूशन बताती हैं, या फिर कुछ ऐसी यूनिक प्लेसेस हैं जिसको स्टडी करके हमको कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें पता चलती हैं। जैसे मान लो कोई एक साइट है ना, कोई एक साइट है जहाँ पे एक यूनिक मिनरल मिलता है ना, यूनिक मिनरल मिलता है, लेट्स से थोरियम मिलता है ना। तो वो बस वहीं मिलता है और कहीं नहीं मिलता है ना। तो वो क्या होगा? वो एक हेरिटेज साइट हो गई है ना। जैसे एक और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, लोनार लेक है जैसे, है ना। तो लोनार लेक न्यूज़ में था पिछले साल भी, है ना। तो लोनार लेक महाराष्ट्र में है बेसिकली। तो ये लेक कैसे बना है? ये लेक एक ऐसा माना जाता है, एक एस्ट्रॉयड आया था, है ना, अर्थ के अंदर आ गया था वो एस्ट्रॉयड, और उसने हिट किया था यहाँ पे, तो एक डिप्रेशन बन गया था, और फिर उसमें पानी भर गया और ये लोनार लेक बन गया, ठीक है। तो अब ये जो लोनार लेक है ना, इससे हमको क्या पता चल रहा है? इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई इवोल्यूशन कैसे हुआ है अर्थ का, थोड़ा बहुत, है ना। साइंटिफिकली ऐसी कोई साइट जो भी कल्चरली इंपॉर्टेंट है ना, कल्चरली कुछ यूनिकनेस है उसमें, या एजुकेशनल पर्पस के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं, हमको कुछ बताती है, या इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, उससे हमको पता चलता है कि इवोल्यूशन कैसे आ रहा है। हमने ये बेसिकली चीज़, ऐसी कोई चीज़ जो हमने इनहेरिट की है ना। इनहेरिट की है कहाँ से? अर्थ की प्रॉपर्टी है वो, हमने इनहेरिट की है, हमारी जनरेशन ने वो इनहेरिट करी है ना। और उससे हमको काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं, उस समय के कल्चर के बारे में, उस समय के इवोल्यूशन के बारे में, कैसे इवॉल्व हुआ, जनरल साइंस के बारे में पता चलता है, या फिर कोई भी एजुकेशनल पर्पस में यूज़ हो सकती है। तो उसको हम बोलते हैं जियो हेरिटेज साइट, है ना। तो क्या होती है ये? जियोलॉजिकल फीचर्स विच आर इनहेरिटली और कल्चरली सिग्निफिकेंट, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जो अर्थ का इवोल्यूशन बताते हैं, या हिस्ट्री ऑफ अर्थ बताते हैं, या कुछ भी टेक्नोलॉजिकली भी इंपॉर्टेंट हो, या फिर अर्थ साइंस से रिलेटेड हो, है ना। इस टाइप के जो चीज़ें, साइट्स होती हैं, उनको हम जियो हेरिटेज साइट बोलते हैं, या फिर एजुकेशन में यूटिलाइजेशन उसका हो पाए, है ना। तो उसको हम बोलते हैं जियो हेरिटेज साइट। कौन इसको आइडेंटिफाई करता है? तो इंडिया में बेसिकली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको आइडेंटिफाई करता है, और एक ग्लोबल लेवल पे बेसिकली एक ग्लोबल जियो पार्क्स होते हैं, है ना। ऐसे जैसे ये जियो हेरिटेज साइट है ना, जैसे कंट्री वाइज, तो वैसे जियो पार्क्स भी होते हैं, ग्लोबल जियो पार्क्स। उसको कौन आइडेंटिफाई करता है? उसको यूनेस्को करता है ना। उसको यूनेस्को करता है, ये याद रखना। क्या इंडिया में कोई ग्लोबल जियो पार्क है? क्या इंडिया में कोई ग्लोबल जियो पार्क है? तो आंसर है नहीं, इंडिया में कोई ग्लोबल जियो पार्क नहीं है, बट जियो हेरिटेज साइट बहुत सारी है इंडिया में, है ना।
हेरिटेज बहुत साइट है, और ये न्यूज़ में भी इसलिए है क्योंकि 12 और इसमें ऐड हुई है ना, तो 12 को तो हम नहीं जानेंगे, बट इसमें से जो इम्पोर्टेंट वाली हैं उनको हम देख लेते हैं ना। तो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं? पहला है मजौली आइलैंड्स, है ना, तो ये आपने सुन रखा होगा, बहुत ही फेमस भी है। तो मजौली आइलैंड्स इज़ बेसिकली इन असम, है ना। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, ये भी आपको याद रखना है। इसी में ही वर्ल्ड का लार्जेस्ट ये जो है वो रिवर आइलैंड है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा रिवर पर है ना, दिस इज़ मजौली। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर पर है ये बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गया मजौली के बारे में। उसके बाद दूसरा साइट जो है दैट इज़ सांगेत्सर सो, है ना, जस्ट अ मिनट। उसके बाद दूसरा क्या है? सांगेत्सर सो। तो सांगेत्सर सो कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। ऐसा माना जाता है, सो मतलब होता है लेक, है ना, तो ये लेक है बेसिकली, है ना। अब इसको इसको माधुरी लेक भी बोलते हैं, जो हमारी माधुरी दीक्षित है ना, उनके नाम पे पड़ा है ये, ठीक है। तो माधुरी लेक भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और ये माना जाता है कि ये कैसे बना था, एक अर्थक्वेक आया था, है ना, उसकी वजह से क्या हुआ था, कुछ रॉक वगैरह ने ये जो रिवर की स्ट्रीम आ रही थी उसको ब्लॉक कर दिया था। उसी वजह से एक डैम सा टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे पानी कलेक्ट हो गया खूब सारा, जिसकी वजह से ये सांगेत्सर सो लेक बन गया, ठीक है। तो ये हम मानते हैं उसमें, मतलब ये कहानी है इसकी। तो सांगेत्सर सो हो गया, मजौली हो गया। उसके बाद आता है तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, लोकताक लेक, है ना। तो लोकताक लेक कहाँ है? मणिपुर में है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट का, ये आपको याद रखना है। और ये बहुत ही फेमस भी है ना लोकताक लेक, क्योंकि एक तो ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है ना। अभी हम आगे बात करेंगे कि ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होते हैं, ठीक है। एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है ये, ठीक है। उसके बाद दूसरा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फ्लोटिंग, मतलब यहाँ पे फुमदीज़ मिलती है। अब फुमदीज़ क्या होती है, दिखा देता हूँ हमको। फुमदीज़ मिलती है, फुमदीज़ ये होती है, जैसे ग्रीन ग्रीन देख रहे हो अब ये इस पिक्चर में, ये जो ग्रीन ग्रीन है ना, इसको फुमदीज़ बोलते हैं। बेसिकली बायोमास होता है, फ्लोटिंग प्लांट्स टाइप का आप समझ लो, है ना। तो फ्लोटिंग फुमदीज़ ऐसे मिलती हैं यहाँ पे, है ना, इस टाइप से ये फ्लोट करती रहती हैं, ये पानी है ना। तो यहीं पे ही मिलती हैं ये लेक, लोकतक लेक में ही मिलती हैं ये, है ना। इस पर क्या करते हैं फिशरमैन, ये ऐसे हट्स बना देते हैं अपनी, इसके ऊपर, समझ रहे हो, इसके ऊपर हट बना देते हैं। तो और बहुत ही खास बात इसके लिए ये भी है कि इसके साउथ वेस्टर्न पार्ट में हमारा वर्ल्ड का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, और वो कौन सा है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है? मणिपुर में है। वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है। लोकतक लेक के साउथ वेस्टर्न पार्ट में है, ठीक है, सदर्न वेस्टर्न पार्ट में लोकतक लेक के आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद केबुल लामजाओ में जो एक स्पीशीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसका लास्ट हैबिटेट है, दैट इज़ संघाई, है ना। संघाई, या फिर इसको हम डांसिंग डियर या फिर ब्रो एंटिलर्ड आंटलियर्ड डांसिंग डियर भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं करेंगे, ब्रो एंटलर्ड डांसिंग डियर, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो ये इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना लोकतक लेक के बारे में। उसके बाद चौथा कौन सा है? चौथा है मॉब्लाई और गॉड्स रॉक, है ना, ये मेघालय में है, ठीक है। क्या है इसका? मॉब्लाई क्या नाम है यार इसका? माओबली माओबली और गॉड्स रॉक, ठीक है। तो ये एक और है जो मेघालय में है ना। तो ये बेसिकली क्या है, ये ऐसे हिल्स है ना, ऐसे हिल्स है, और यहाँ पे ये ऐसा कुछ रॉक है जो कि ऐसे यहाँ से 45 डिग्रीज पे, ये बेसिकली ये सैंडस्टोन रॉक है जो ऐसे 45 डिग्रीज पे यहाँ पे स्लैंटेड है, ठीक है। और ये जो वैली है, जैसे ये जो पहाड़ है, तो पहाड़ के नीचे वैली होगी ना, यहाँ पे एक और पहाड़ होगा, तो ये जो वैली है, दिस वैली इज़ वहारसी रिवर वैली, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, दिस इज़ वहारसी रिवर वैली, ठीक है। तो ये वहारसी रिवर वैली के जो साइड में माउंटेन है, वहाँ पर ये एक बड़ा सा रॉक है, सैंडस्टोन रॉक, जो कि 45 डिग्री टिल्टेड है यहाँ से, है ना, और उसके ऊपर लाई करता है, ठीक है। इसके अलावा एक और है, इस वो है मामूलू केव, MAWMLUH, मावलू केव, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये भी हमारा मेघालय में है, ठीक है। ये लिखना भूल गया इसमें, मैं नोट्स में लिखा हुआ है मेरे, मेघालय, ठीक है। ये कहाँ पर है? मेघालय। तो मावलू के कहाँ, मावलू के कहाँ पर है? मेघालय में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये कहाँ है? मेघालय में। और ये एक स्टैलेग्माइट केव है, ठीक है, स्टैलेग्माइट। ये जब हम अपने क्या बोलते हैं, केव लैंडफॉर्म्स पढ़ रहे थे, तब वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि ये जो स्टैलेग्माइट होते हैं, स्टैलेग्माइट हमने पढ़ा था, है ना, और एक हमने और पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? स्टैलेक्साइट, लेक्साइट, ऐसे CIT, एक में C था एक में G था। तो मैंने आपको याद करने का ट्रिक बताया था कि G मतलब ग्राउंड, है ना, ये बताया था ना, G मतलब ग्राउंड। तो ऐसा होता है, देखो
जब वो लाइमस्टोन से ऊपर पानी टपकता है ना ऐसे, तो ऐसे ऐसे पानी टपकता है और ये जहाँ नीचे टपकता है ना वहाँ पे ऐसे ये बनता जाता है ना, ये लाइमस्टोन यहाँ पे कलेक्ट होता जाता है और ये हिल सा बन जाता है, छोटा सा हिल, है ना। तो इसको बोलते हैं स्टेलेग्माइट और इसको बोलते हैं स्टेलेक्टाइट, है ना, स्टेलेक्टाइट, ठीक है। तो ये पॉइंटेड सा रहता है और ये थोड़ा राउंड सा रहता है क्योंकि यहाँ पे गिर रहा है ना, तो ये स्टेलेग्माइट इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ज्योग्राफी वाले एक बार लेक्चर देख लेना, वहाँ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कौन सा, मावमलुह केव, ठीक है। मावमलुह केव कहाँ पर है, मेघालय में, ठीक है, समझ में आ गया कहाँ पर है, मेघालय में। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कंसेप्ट जो है दैट इज़ अबाउट चकमा एंड हजोंग कम्युनिटीज़, ठीक है। तो चकमा एंड हजोंग कम्युनिटीज़ कौन सी हैं, कहाँ से आई हैं, ये बेसिकली पहले ईस्ट पाकिस्तान जो हुआ करता था, जो कि अब हमारा बांग्लादेश है, वहाँ की ये ट्राइब्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे एक डैम का कंस्ट्रक्शन हुआ, कप्तानी डैम नाम है उसका, ये लिखा हुआ है कहाँ गया, कप्तानी डैम प्रोजेक्ट वहाँ पे हुआ। तो उस वजह से क्या हुआ, ये डैम के बनने की वजह से जो ये लोग जहाँ रहते थे, है ना, चित्तगोंग ट्रैक्स में जहाँ ये रहते थे, वो सबमर्ज हो गया, ठीक है। अब वो सबमर्ज हो गया, ठीक है, अब ये लोग कहाँ जाएँ बेचारे। तो सबमर्ज होने के बाद ये लोग इधर उधर घूमे, फिर इनका क्या हुआ, फिर इनका रिलीजियस प्रोसिक्यूशन होने लगा, मतलब इनको धक्काने लगे वहाँ के लोग, है ना। तो ये बेचारे वहाँ से वो बचने के लिए, इनका अपने रिलीजियस प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए, है ना, ये लोग इंडिया में आ गए। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो हजोंग्स हैं, दीज आर हिंदूज़, ठीक है, दीज आर हिंदूज़, एच फॉर हजोंग, एच फॉर हिंदूज़, ठीक है। और ये जो चकमाज रहते हैं, दीज आर बुद्धिस्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, दीज आर बुद्धिस्ट, ठीक है, ये बुद्धिस्ट रहते हैं और ये हिंदूज़ रहते हैं। तो ये लोग आ गए, अब बांग्लादेश इधर है ना, वहाँ से बॉर्डर में क्या टच करता है, असम हमारा टच करता है ना, यहाँ पे अपना ये है असम, और ये आपका त्रिपुरा इधर, मिज़ोरम, त्रिपुरा इधर आता है, इधर मेघालय आता है ना, त्रिपुरा, इधर मिज़ोरम, है ना, इधर मणिपुर रहता है। तो मतलब बेसिकली ये लोग असम के थ्रू यहाँ पे घुस गए, है ना, यहाँ से आए थे तो ये असम के थ्रू घुस गए यहाँ पे, ठीक है। अब घुस तो गए भाई, है ना, घुस तो गए, तो फिर गवर्नमेंट को कुछ तो करना था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इनको नेफा भेज दिया। नेफा क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, है ना, नेफा। जो ये जो अपना ये रहता है ना, जो अरुणाचल प्रदेश का साइड है ना, जैसे यहाँ से सिक्किम आता है, ये इधर आया, है ना, तो यहाँ से जो स्टार्ट होता है ना, ऐसे 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 करके इधर, है ना, एक मिनट, इधर ऐसे स्टार्ट होता है ना, इधर अपना, तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये इधर वाला, यहाँ पे इनको भेज दिया अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल है ना ये, यहाँ पे इनको भेज दिया, ठीक है। अभी इनके पास ना सिटीजनशिप है और ना ही कोई राइट है इनके पास, ठीक है। तो अभी CAA आया था ना, तो वहाँ पे इनको इलीगल माइग्रेंट डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। तो इनके ऊपर अभी वो प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि ना इनके पास सिटीजनशिप है, ना इनके पास कोई कार्ड है, और ये लोग तो आए भी भाग के थे, है ना। तो अब इनका क्या किया जाए, ठीक है। तो ये हो गया इन दोनों के बारे में। पिछले साल भी ये कम्युनिटीज़ न्यूज़ में थी अपने प्रोसिक्यूशन की वजह से, है ना। अब इनको सिटीजनशिप राइट्स के लिए लड़ना पड़ रहा है क्योंकि सिटीजनशिप का कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है ना। अब क्या करें बेचारे, सरकार ने तो बोल दिया निकलो यहाँ से, समझ रहे हो। दूसरा पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये अगला लेक्चर सॉरी अगला कंसेप्ट क्या है, परमाफ्रॉस्ट के बारे में। तो व्हाट इज़ परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट दो वर्ड से मिलके बढ़ना है, परमानेंट और फ्रॉस्ट, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल समझ में आ रहा होगा, परमानेंट मतलब हमेशा के लिए होगा, फ्रॉस्ट मतलब आइस, है ना, आइस। तो ऐसे रीजन्स जो परमानेंटली आइस से कवर्ड रहते हैं, है ना, उनको हम बोलते हैं क्या, परमाफ्रॉस्ट। अब परमानेंटली मतलब क्या, 1000 साल से होंगे क्या, नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो इसके लिए लिमिट डिफाइन की गई है कि कोई भी ऐसा रीजन ऑफ लैंड, ठीक है, कोई भी ऐसा रीजन ऑन अर्थ जो 2 साल से ऊपर के लिए पूरे टाइम आइस से कवर्ड रहा, दोज दोज बेसिकली दोज पार्ट्स कम अंडर परमा फ्रॉस्ट। तो जैसे हमारा एंटार्क्टिक हो गया, हमारा आर्टिक का पोल्स हो गए, है ना। तो ये जो पोल्स हैं दीज आर परमा फ्रॉस्ट, है ना, जहाँ पे हमेशा जो कोई भी सीज़न हो हमेशा बर्फ़ मिलेगी आपको, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड परमा फ्रॉस्ट। तो डेफिनेशन में भी यही है, डेफिनेशन में आप थोड़ा बना के इसको लिख देना कि दोज रीजन्स ऑफ दोज रीजन्स और प्लेसेस वेयर आइस इज़ फाउंड परमानेंटली राउंड द ईयर फॉर मोर देन 2 ईयर्स, ठीक है। इस टाइप से बना के लिख लेना, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ऐसे भी लिख देना कि टेम्परेचर्स आर बिलो टेम्परेचर्स आर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस एंड हेंस आइस इज़ देयर
फॉर ग्रेटर देन 2 ईयर्स या इस टाइप से, ठीक है। तो कंसेप्ट यही है कि वहाँ पे हमेशा आइस रहती है फॉर मोर देन 2 ईयर्स, ठीक है। ये वैसे अब क्या मेंस में तो क्या ही पूछेंगे, बट वैसे बता रहा हूँ, अगर प्रीलिम्स विलिम्स में भी आ गया तो परमाफ्रॉस्ट मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया, ठीक है। कहाँ मिलते हैं ये भी बता दिया, पोल्स वगैरह पे, और जहाँ पे स्नो लाइन जैसे माउंटेन्स भी है ना, तो हमारे माउंटेन्स की जो स्नो लाइन है, स्नो लाइन के ऊपर पूरा रीजन क्या होता है, परमाफ्रॉस्ट होता है। तो माउंटेन्स की जो पीक्स होती हैं वो ऑल द टाइम किससे होती हैं, कोई भी सीज़न हो हमेशा जो है जो जैसे ये अपने ट्रांस हिमालयाज़ हैं, यहाँ पे जो पीक्स होती हैं ये हमेशा परमानेंटली स्नो से कवर्ड होती हैं ना। तो ये किसके अंडर आता है, ये आता है परमाफ्रॉस्ट के अंदर, ठीक है। अब इसके बारे में एक फैक्ट ये है कि जितना भी परमाफ्रॉस्ट है पूरे अर्थ में, उसका 13% जो है ना, वो दाई सेतु माउंटेन्स इज़ अ माउंटेन इन जापान। तो ये जो माउंटेन्स हैं दीज आर इन जापान, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 13% परमाफ्रॉस्ट है ना, ये पूरा यहीं पर है। अब ये हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा बोला जा रहा है कि 21st सेंचुरी तक, मतलब 21st आते आते ये पूरा मेल्ट होने वाला है। और इससे होगा क्या, मेल्ट होगा तो क्या होगा, फ्लड्स आएंगे, लैंडस्लाइड्स आएंगी, है ना, ओवर बर्स्टिंग होगी लेक्स की, है ना, ये सब दिक्कतें आएंगी, है ना। तो ये सब इससे होने वाला है, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए ये न्यूज़ में है, ठीक है। उसके बाद अगला आर्टिकल क्या है, अगला आर्टिकल इज़ अबाउट इंडियन प्लास्टिक्स पैक्ट, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है कुछ प्लास्टिक से हमको कुछ प्लास्टिक से करना है ना। तो अब देखो प्लास्टिक न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि भाई हमको प्लास्टिक का जो वेस्ट है उसको कम करना है। तो ये इंडियन प्लास्टिक पैक्ट क्या करेगा, कुछ ऐसी चीज़ें करेगा जिससे प्लास्टिक वेस्ट जो है वो कम हो, है ना, प्लास्टिक वेस्ट कम हो, प्लास्टिक का रिसाइकलिंग बढ़े, है ना, रिसाइकलिंग बढ़े, उसका रीयूज़ बढ़े, है ना, और या फिर उसको पूरा हटा ही देने की बात हो रही होगी, है ना, ऐसा ही कुछ होगा। तो बस यही है ये प्लास्टिक पैक्ट। क्या है इंडियन प्लास्टिक पैक्ट, ये पहली बार तो पहला ऐसा एशिया में एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। किसका कोलैबोरेशन है, किन्होंने कोलैबोरेट करके इसको बनाया, CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। इन्होंने मिलके इसको इंडियन प्लास्टिक पैक्ट को बनाया है। इसमें इनका मेजर फोकस ये है कि भाई पब्लिक और प्राइवेट, है ना, दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का रीयूज़ रिसाइकिल हम बढ़ाएंगे, रीयूज़ रिसाइकिल बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा, जिससे प्लास्टिक वेस्ट को कम करना है। बेसिकली इसका मकसद ये है कि हमको प्लास्टिक वेस्ट को कम करना है, ठीक है। तो प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए ये इंडियन प्लास्टिक पैक्ट आया है, समझ में आ रहा है, ठीक है। और ऐसा ये क्या इंडिया में जो ये प्लास्टिक पैक्ट आया, क्या पूरे वर्ल्ड में पहली बार ऐसा कोई प्लास्टिक पैक्ट बना है, नहीं, पहले भी ये लॉन्च हो चुका है। सबसे पहला जो प्लास्टिक पैक्ट था, ऐसा ही प्लास्टिक पैक्ट जो सबसे पहला प्लास्टिक पैक्ट था वो यूके में लॉन्च हुआ था, है ना। कब हुआ था, 2018 में, यूके में 2018 में लॉन्च हुआ था। किसने लॉन्च किया था, WRAP ने, ठीक है। इंडिया ने भी इसको वो किया था, सपोर्ट किया था, इंडिया ने भी इसको सपोर्ट किया था, ठीक है। तो ऐसा याद रखना कि पहला नहीं है, वर्ल्ड में पहला नहीं है, पहले ही हो चुका है ये। 2018 में यूके ने पहली बार ऐसा कुछ प्लास्टिक पैक करके लाया था, जिसमें पब्लिक प्राइवेट को साथ मिला के प्लास्टिक के रीयूज़, रिसाइकिल और रीमैन्युफैक्चरिंग की बात की गई थी, है ना, ताकि प्लास्टिक वेस्ट जो है वो कम से कम यूटिलाइजेशन हो उसका, ठीक है। प्लास्टिक वेस्ट कम से कम निकले और रीयूज़ बढ़े उसका बेसिकली, ठीक है। तो ये था इंडियन प्लास्टिक पैक्ट के बारे में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और एलिफेंट्स एंड टाइगर सर्वे के बारे में बात करते हैं। तो एलिफेंट्स और टाइगर सर्वे जो है वो सरकार सोच रही करने का 2022 में, ठीक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि टाइगर सर्वे होता कब है और कैसे होता है, ठीक है। तो टाइगर सर्वे हर 4 साल में एक बार होता है, ये आपको याद रखना है। टाइगर सर्वे जो है वो हर 4 साल में एक बार होता है, और जो एलिफेंट सर्वे है वो हर 5 साल में एक बार होता है, ठीक है। ये हर 4 साल में एक बार होता है, ये हर 5 साल में एक बार होता है, ठीक है। कैसे होता है टाइगर सर्वे, तो इसमें बेसिकली टाइगर्स तो देखो अब बहुत ही दिखते नहीं है ना, तो उनका काउंटिंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो अभी जो रीसेंट रिपोर्ट्स आई हैं उसमें अगर आप फॉलो करते हो न्यूज़, है ना, तो उसमें पता होगा कि समथिंग अराउंड 29 कितना तो है 2947 शायद अब टाइगर्स हो गए हैं ना। हाईएस्ट कहाँ पे है, हाईएस्ट मध्य प्रदेश में है, ठीक है। वो जो रिपोर्ट आई थी, टाइगर सर्वे एक और बार हो चुका है, मध्य प्रदेश में है, फिर उसके बाद कर्नाटका में है ना, उसके बाद उत्तराखंड में है, ठीक है। इस टाइप से रिपोर्ट आई थी, ठीक है। तो अब इनका ये जो है ये करते कैसे हैं, है ना, ये टाइगर सर्वे करते कैसे हैं। तो बेसिकली इनके जो पग मार्क्स होते हैं ना, जो जैसे जो टाइगर होता है उसके ऐसे ऐसे जो चलता है तो ऐसे ऐसे मार्क्स बन जाते हैं ना जब वो चलता है, तो इनको काउंट किया जाता है, ठीक है। इन पग मार्क्स को काउंट किया जाता है, ठीक है। फिर कैमरास भी लगाए रहते हैं ये लोग, वहाँ से भी इनका डिटेक्शन हो जाता है।
इनके फीकल पैलेट से डिटेक्शन होता है ना, जो ये लोग सिक्रीट करते हैं, जैसे हाथी ये करता है ना, वैसे ही शेर ये टाइगर भी ऐसे छोटे छोटे करता है ना, तो उनको देख के ये लोग करते हैं, ठीक है। कैमरा हो गया, उसके बाद स्ट्राइप्स, जो इनका स्ट्राइप्स होता है ना, जो टाइगर में ऐसे ऐसे स्ट्राइप्स होता है ना, उनको भी मैच करते हैं ये लोग। तो डिफरेंट टाइगर्स का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइप्स होता है, तो उसको भी करते हैं ना। और उसके लिए ही एक आप लोग को पता होगा एम स्ट्राइप्स टाइप की टेक्निक है ना, एक एम स्ट्राइप्स है और एक कैटरैक्ट करके भी है ना, कैटरैक्ट इस टाइप से। ये दोनों, अगर ये दोनों वर्ड कहीं दिख जाए है ना, एम स्ट्राइप्स और कैटरैक्ट, तो ये किससे रिलेटेड है, ये टाइगर के सेंसर से रिलेटेड है, टाइगर की काउंटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। टाइगर को काउंट करते हैं इन दोनों फीचर्स के थ्रू, ठीक है, समझ में आ गया। एलिफेंट में भी वही होता है, एलिफेंट में भी जो इनके ये सिक्रीशन होता है ना, इसके थ्रू ये लोग बताते हैं कि कितना रिप्रोडक्शन साइकिल है, बर्थ रेट कितना है, ये लोग सब इससे ये बता देते हैं, समझ में आ गया, ये लोग सब इससे ये बता देते हैं। तो ये हो गया अपना क्या बोलते हैं, सर्वे के बारे में, एलिफेंट एंड टाइगर सर्वे के बारे में, ठीक है। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब आगे बात करते हैं हम NTCA के बारे में। तो व्हाट इज़ NTCA? NTCA इज़ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, है ना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। तो ये क्या करती है भाई, टाइगर कंजर्वेशन के लिए स्टेप्स लेती है ना, तो टाइगर कंजर्वेशन से जितने इनिशिएटिव्स हैं है ना, स्टेप्स हैं, वो सारे कौन लेती है, NTCA लेती है। एंड इनफैक्ट विद कोऑर्डिनेटिंग विद स्टेट गवर्नमेंट, इट ऑल्सो डिक्लेयर्स टाइगर रिजर्व्स, ठीक है। तो क्या ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि क्या टाइगर रिजर्व से स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि NTCA भी साथ में मिलकर इसको डिक्लेयर करती है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो किसी एक्ट के अंदर बनी हुई है ना, तो कौन सा एक्ट है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। कौन सा एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इसको बनाया गया। फंक्शन मैंने बता दिए, फंक्शंस क्या हैं इसके भाई, टाइगर कंजर्वेशन से जितने इनिशिएटिव्स हैं वो सारे ये लोग लेते हैं, ठीक है, और टाइगर रिजर्व्स को भी डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, वो NTCA करती है। उसके बाद अगली बॉडी की बात करते हैं, अगली बॉडी कौन सी है, GEAC। GEAC इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ठीक है। कौन सी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ठीक है। तो ये बेसिकली ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है तो किसी एक्ट के अंदर बनी होगी, दैट इज़ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो याद रखना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनी है, ठीक है। और करती क्या है ये, बेसिकली जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, GMOs और मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, तो जैसे जब आप जीन मैनिपुलेट करते हो, जैसे जीन किसी का मान लो DNA है ना, उसको उसके पार्ट को आपने काट के, यहाँ से DNA काट के किसी और चीज़ से लगा दिया, ठीक है, कोई और DNA लगा दिया, ठीक है, कोई और स्ट्रैंड लगा दिया, तो उसको हम बोलते हैं जीन को एडिट करना, ठीक है। तो उसमें जीन एडिटिंग में क्या होता है, बेसिकली जीन से छेड़छाड़ होती है, तो उसके जो ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टी होती है वो चेंज होती है। तो जैसे आपने देखा होगा कि प्लांट्स में हम करते हैं, ये प्लांट्स में बहुत फेमस है, जैसे GM क्रॉप्स बोलते हैं ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, है ना, जिसमें आपने पढ़ा होगा BT कॉटन है ना, BT कॉटन है, BT ब्रिंजल है ना, तो ये सब क्या है, ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है ना, तो वो भी इसी में ही आते हैं, ऑर्गेनिजम्स में ही आते हैं वो भी, ठीक है। तो इनके जीन्स के साथ छेड़छाड़ की जाती है, तो जो जनरली जैसे नॉर्मल प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें भाई मान लो वीड्स आ गए, पेस्ट आ गए, है ना, पेस्ट आ गए, तो इनसे बचाने के लिए ये लोग इसके जीन्स को मॉडिफाई कर देते हैं, उससे क्या होता है, ये लोग पेस्ट रेजिस्टेंट बन जाते हैं, ये प्लांट्स जैसे BT कॉटन है वो पेस्ट रेजिस्टेंट है ना। तो इसी वजह से इसका ये पॉजिटिव साइड है, बट अभी तक इसके नेगेटिव साइड्स नहीं पता है हमको, उसके भी रिसर्च हो रही है। तो अभी हम ऐसे नहीं कह सकते कि भाई जो ये है फुली प्रूवन टेक्निक है और ये एक पनेशिया है, रामबाण इलाज है सब हमारे फार्मर्स के लिए, तो ऐसा हम नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये क्या करता है, बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ये मैन्युफैक्चर करता है ना, सॉरी, ये रूल्स बनाता है मैन्युफैक्चरिंग के, इंपोर्ट के, एक्सपोर्ट के, किन के, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उनका मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज, है ना, वो सारा कौन देखता है, वो सारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी देखती है। समझ में आया, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी क्या देखती है, तो बस ये याद करना है आपको, ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़े। चलो, अब कुछ न्यू एनिमल डिस्कवरीज हुई हैं, तो हमारी जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने कुछ नए नए एनिमल्स की डिस्कवरी की है, तो वो हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्या है, तिरु मेरे सुरु सलाजार, एक तो इतने टफ नाम होते हैं ना ये,
सिंपल सा बना दो, ग्रीन विट वाइपर, है ना, क्या चला जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, बट नहीं, यूपीएससी के लिए जो पढ़ रहा हूँ उनके वो एफर्ट्स बढ़ाने हैं, है ना। तेरी मेरे क्या है यार ये, त्री मेरे सुरु सलाजार, देखो सलाजार क्या होता है ना, सलाजार एक स्नेक टाइप का चीज़ होता है ना, तो इट इज़ ऑल्सो अ पिट वाइपर, है ना, पिट वाइपर स्नेक ही होता है। तो ये अरुणाचल जो है कहाँ मिलता है, कहाँ मिला है, अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा कौन सा है, लाइकोंडॉन डेकेनाइसिस, डेकेनाइसिस, तो ये देखो इसमें क्या है, डेक्कन है ना, डेक्कन मतलब ये डेक्कन में कहीं मिलेगा, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम डेक्कन वॉल्फ भी बोलते हैं, डेक्कन वॉल्फ स्नेक, सॉरी डेक्कन वॉल्फ स्नेक इसको बोलते हैं। कहाँ पे मिला है ये, कर्नाटका में, कर्नाटका डेक्कन में है ना, तो इस टाइप से याद कर सकते हो। ये तो देखो याद हो जाएगा, ये अब ऑप्शन में आया तो आराम से पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें डेक्कन है और डेक्कन में कोई ऑप्शन होगा ऐसे कर्नाटका वाले तो मार देना, ठीक है, तो ये पता चल जाएगा। फिर ये है कौन सा, सफेरोथेका बेंगलुरु, ये भी पता चल जाएगा, ये बेंगलोर का है ना, तो ये भी नीचे का ही है, साउथ का ही है। ये क्या है, एक फ्रॉग स्पीशीज़ है, ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना, ये एक फ्रॉग स्पीशीज़ है। ये दोनों ऊपर क्या थे, ये दोनों स्नेक के स्पीशीज़ थे, ये क्या है, फ्रॉग की स्पीशीज़ है, ठीक है। जायरिया संजालाई, जायरिया संजालाई, ये क्या है, स्नेक ईल है, ठीक है। ये कहाँ मिला है, ये केरला में मिला है, ठीक है। अब इसमें समझाने वाला तो देखो कुछ भी नहीं है इसमें, तो ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, 3-4 बार पढ़ोगे, रिवाइज करोगे करंट अफेयर्स, तो फिर मतलब मारने में आसानी होगी अगर प्रीलिम्स में आ भी जाता है, ठीक है। फिर ये क्या है, ये है ग्लिप्टोथोरैक्स गाइडिक येनेसिस, वर्ड को ना तोड़ के जब पढ़ते हो ना तो बहुत ईजी हो जाता है, ग्लिप्टोथोरैक्स गाइडिक येनेसिस, ठीक है। तो ये क्या है, ये कैटफिश की स्पीशीज़ है जो कि कहाँ मिली है, जो कि मणिपुर में मिली है। आपको ये सब याद रखना है, ठीक है। ये देखो थोड़ा बहुत ये दिमाग में रहेगा ना, तो ये इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि क्वेश्चन में ये आएगा, क्वेश्चन में आएगा रिसेंटली फाउंड जैसे ये ग्लिप्टोथोरैक्स गाइडिक येनेसिस इज़ अ स्पीशीज़ ऑफ, ऑप्शन दे देगा स्नेक, ईल, फ्रॉग, वोल स्नेक, कैटफिश, तो ये आपको पता होना चाहिए भाई कैटफिश का है ना, कहाँ मिलेगा ये भी पूछ सकता है, मणिपुर, है ना, तो ये सब याद कर लेना, रटना है, इसमें तो कुछ है नहीं वैसा। क्लिस्टर गैलाटियानेसिस, ये क्या है, एक स्क्रैप बीटल की स्पीशीज़ है जो कि ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर में मिली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको पेन के कलर को चेंज कर देते हैं, हाँ। तो अब दूसरा है इफेक्ट्स ऑफ स्टबल बर्निंग, ठीक है। तो स्टबल क्या होता है, जो भी वेस्ट होता है ना, जब क्रॉप प्रोड्यूस होती है तो क्रॉप तो निकाल ली जाती है ना, क्रॉप का हार्वेस्ट निकाल जाता है, उसके बाद जो बचता है फील्ड में, है ना, जो फील्ड में बच जाता है, जैसे जैसे राइस, जैसे राइस या वीट की खेती होती है ना, तो पीछे स्टेम वगैरह बच जाता है ना, उसको हम बोलते हैं स्टबल। तो वेस्ट प्रोडक्ट होता है बेसिकली ये। तो फार्मर्स क्या करते हैं, इसको जला देते हैं, पूरे फील्ड को क्लियर करने के लिए इसमें आग लगा देते हैं, ठीक है। तो उससे खूब ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, बहुत पॉल्यूशन होता है इससे, है ना, तो इसीलिए ये चिंता का विषय है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में बेसिकली जो एयर क्वालिटी है वो बहुत गिरी हुई है ना, और मोस्टली पिछले साल तक ये एयर क्वालिटी का मेजर कॉज था स्टबल बर्निंग, ठीक है। तो स्टबल बर्निंग से क्या होता था, जैसे ये पंजाब जो हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन वाले स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे ये लोग स्टबल बर्निंग करते थे, और उससे क्या होता था, खूब सारी स्टबल बर्निंग होती थी, और वहाँ से पूरे क्लाउड्स और ये सब जो स्मोक होगा है वो दिल्ली की तरफ आ जाता था, है ना। फिर वो स्मोक ये स्मोक इनसे मिल के जो व्हीकुलर पॉल्यूशन एमिट होता है ना, VOCs वगैरह, इनसे मिल के बना देता था गंदे गंदे वो ओजोन और ये सब डेडली कंपाउंड्स हैं, है ना। इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं, खैर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, है ना। तो ये सब बहुत ही डेडली जो है कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो इससे क्या हो रहा था, इससे एयर क्वालिटी बहुत ही ख़राब, अभी भी बहुत ही डिग्रेडेड है। अभी आपने देखा होगा स्कूल्स बंद हो गए थे, है ना। पर इस बार क्या था ना, ये जो स्कूल्स बंद हुए थे ये स्टबल बर्निंग की वजह से नहीं हुए थे, है ना, पॉल्यूशन की वजह से हुए थे, जो कि स्टबल बर्निंग से नहीं हुआ था, है ना। अभी रिसेंट रिपोर्ट थी कि स्टबल बर्निंग सिर्फ 10% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है दिल्ली में पॉल्यूशन की, और बाकी जो 90% पॉल्यूशन है दिल्ली का, दैट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स ओन व्हीकुलर पॉल्यूशन, ठीक है। तो उनके व्हीकल्स को भी कम निकलना पड़ेगा बाहर, वहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इतनी हो रही हैं दिल्ली में, तो उस वजह से ये जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है वहाँ पे, है ना। तो वो रीज़न है। अब स्टबल बर्निंग को आप ब्लेम नहीं कर सकते पूरा, है ना, क्योंकि वो बस 10% ही है। पहले क्या स्टबल बर्निंग पे पूरा आ जाता था, जितने भी आर्टिकल आप पिछले 2 साल में देखोगे ना, सब में लिखा रहता है स्टबल बर्निंग से दिल्ली में हो रहा है। अब तो बंद हो गई, अब क्यों हो रहा है ना। तो इसमें कौन कौन सी गैसेज रिलीज़ होती हैं, मीथेन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जितने वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये सब बहुत ही गंदे कंपाउंड्स हैं, है ना। इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, लंग इलनेसेस, ये सब इन्हीं से ही होता है, ठीक है। और जब स्टबल को बर्न करते हैं तो उससे क्या होता है फार्मर्स के लिए बेकार चीज़ ये है कि इससे सॉइल फर्टिलिटी लूज़ होती है,
मॉइस्चर जो है सॉइल का वो पूरा उड़ जाता है ना, मॉइस्चर उड़ जाता है, जितने भी ऑर्गेनिक डिकम्पोजर्स हैं वो सारे मर जाते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, सॉइल और बेकार हो जाता है, ठीक है। तो ये सब जो यूज़फुल जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं वो सारे इससे डेड हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि यील्ड कम हो जाती है बेसिकली, है ना। आप कितने टाइम तक उसको जलाते रहोगे, है ना, यील्ड कम हो जाती है। फिर एक टाइम बाद क्या हो जाता है, उसका डेजर्टिफिकेशन हो जाता है, मतलब फिर वहाँ पे बंजर ज़मीन हो जाती है ना। तो ये सबल बनने का इशू है, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और AMOC की बात करते हैं। तो व्हाट इज़ AMOC? AMOC इज़ एटलांटिक मेरिडियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, ठीक है। एटलांटिक एटलांटिक मेरिडियल ओवरटर्निंग क्या है, एटलांटिक मेरिडियल ओवरटर्निंग करंट है कि क्या है, एटलांटिक मेरिडियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, सॉरी क्या यार दिमाग से निकल गया, ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, ठीक है। अब ये सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं इसको, पहले ये देख लेते हैं। और एटलांटिक मेरिडियल क्या है ये सर्कुलेशन, क्या चीज़ होती है, कोई चीज़ जब सर्कुलेट हो रही होती है तो क्या होता है, मैं जैसे कूलर अगर आप यूज़ करते हो तो कूलर में पानी ही सर्कुलेट होता है ना। सर्कुलेट मतलब ये होता है कि जैसे भाई कूलर का जो वो होता है रिजर्वायर, वहाँ पे पानी होता है, यहाँ पे मोटर लगी रहती है ना, मोटर से पानी ऊपर पंप होता है, फिर ऊपर से वो ठंडा करके फिर नीचे आ जाता है इसी रिजर्वायर में, है ना। तो सर्कुलेशन मतलब कि जहाँ से चीज़ स्टार्ट हुई है वहीं वापस आ जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस केस में क्या होता है, एटलांटिक मेरिडियल ओवर टर्निंग सर्कुलेशन में इसमें पानी मूव करता है। तो पानी इक्वेटर से जाता है, जैसे मान लो ये इक्वेटर है ना, ये इक्वेटर है, तो यहाँ से पानी जाता है नॉर्दर्न साइड्स पे, जो पोल्स होते हैं हमारे 90 डिग्री, बता लो पूरा पोल्स पे नहीं जाता है ना, इधर मान लो, ठीक है। तो यहाँ से पानी वार्म वाटर यहाँ से जाता है, अब इक्वेटर पे तो गर्मी रहती है, तो यहाँ से वार्म वाटर जाता है, और वार्म वाटर के पास एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वो मूव कर पाता है ना। तो वार्म वाटर यहाँ जाता है, फिर यहाँ के जितने भी कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज़ हैं इनको हीट देता है, न्यूट्रिएंट देता है। अब यहाँ से यहाँ जाएगा तो खाली हाथ तो जाएगा नहीं, आप भी किसी के घर जाते हो तो कुछ लेके जाते हो ना, ऐसे बोलते हैं ना यार दिवाली पे जा रहे हैं चलो मिठाई लेके जाएं, है ना, वैसे ही इसका भी है, ठीक है। ये भी जाता है तो क्या लेके जाता है, हीट और न्यूट्रिएंट्स लेके जाता है साथ में, खाली हाथ नहीं जाता है, ठीक है। तो हीट और न्यूट्रिएंट्स ये लेके जाता है कहाँ से, इक्वेटर से ऊपर वाली कंट्रीज़ में, जो अपने जो हायर लैटिट्यूड्स पे हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके इनको ये गर्म करता है उन देश को, और वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है ताकि वहाँ की फिशिंग कम्युनिटी और ये सब वहाँ की इकॉनमी चल पाए। फिर क्या होता है, यहाँ पे ये ठंडा हो जाता है। अब ठंडा जो पानी होता है वो बहुत ही भारी होता है, तो ठंडा पानी फिर ये सिंक कर जाता है नीचे, ठीक है। यहाँ से वार्म वाटर आ रहा है और यहाँ से कोल्ड हो जा रहा है यहाँ पे आके, तो ये सिंक कर जाता है, फिर सिंक करके ये नीचे मूव करता है ना, क्योंकि ये स्लैंटिंग है तो फिर नीचे मूव करता है यहाँ पे, है ना। फिर नीचे मूव करके फिर ये अपवेलिंग होती है इसकी। अपवेलिंग मतलब जब नीचे से ये ऊपर आता है, फिर अब क्या होता है, ओशियन बेड्स है, ओशियन बेड्स में जितने मान लो ऑर्गेनिज्म मर गए होंगे तो उसमें उनके भी न्यूट्रिएंट्स रिलीज हुए होंगे, है ना। तो वहाँ से ये फिर न्यूट्रिएंट्स लेके फिर इनको ऊपर लेके आता है, और फिर यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इस टाइप से ये एक सर्कुलेशन होता है। तो अभी क्या है, ये वीक हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, टेम्परेचर मतलब अब क्या हो रहा है कि भाई पहले यहाँ पे ठंडा रहता था, है ना, तो ये जो प्रेशर आता है इसको मूव करने का, ये डिफरेंस की वजह से आता है, सैलिनिटी डिफरेंस और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आता है। अब ये ख़राब हो रहा है बेसिकली, है ना, ये जो डिफरेंस है ये ख़राब हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये AMOC वीक पड़ रहा है, इसकी स्टेबिलिटी ख़त्म हो रही है। तो उससे ये बोला जा रहा है कि यार अभी ये फिर ऐसा कुछ अगर जब होगा नहीं तो फिर क्या होगा, दिक्कत आ जाएगी ना, यहाँ पे वार्मथ आएगी नहीं, यहाँ पे और ठंडियाँ पड़ जाएंगी, है ना। इस टाइप से दिक्कत हो सकती है, और न्यूट्रिएंट्स की दिक्कत हो सकती है ना, यहाँ पे फिशेज़ नहीं आएंगी, फिर अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो फिशेज़ भी नहीं आएंगी, है ना। तो इस वजह से दिक्कत हो सकती है, इसीलिए ये न्यूज़ में था। और ये पूरा अच्छे से ना AMOC का बिल्कुल अच्छे से लेक्चर बना हुआ है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का जो कोर्स है उसमें जाके एक बार इसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। उसमें पूरा अच्छे से समझाया हुआ है, और ओशन करेंट्स के साथ इसको देखना, तब आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे जो जैसे ये इक्वेटर है अपना, है ना, ये इक्वेटर है, तो यहाँ से जो गल्फ स्ट्रीम जाता है, यहाँ से गल्फ स्ट्रीम जाता है, फिर अटलांटिक ड्रिफ्ट होता है, फिर यहाँ से कैनरीज करंट आता है, वो भी इसी AMOC का ही पार्ट है, ठीक है। तो वो एक बार लेक्चर जाके देख लेना, है ना, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में AMOC का लेक्चर है, अटलांटिक मेरिडियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशंस का, ओशन करेंट्स के बाद है शायद। लेक्चर का लिंक शायद इसमें डाल दूंगा मैं, है ना, कोशिश करूंगा डालने की, बट नहीं डाल पाया तो अगर आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाके इसको एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये बता दिया मैंने AMOC के बारे में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और AR6 के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ AR6? तो AR6 इज़ असेसमेंट रिपोर्ट है बेसिकली, छठी असेसमेंट रिपोर्ट है, 5वीं के बाद छठी आई है, किसने रिलीज़ करी है, IPCC ने। अब इसमें GF आ गया ना तो ये अच्छा नहीं चलेगा।
आईपीसीसी ने रिलीज़ किया है ना, इसका टाइटल क्या है, क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस, ठीक है। तो इसका टारगेट है, अब इसमें ये बोला गया है कि भाई देखो ऐसा है, अगर आपको 1.5 डिग्री से कम करना है तो वो तो हो ही नहीं सकता अभी फॉर द टाइम बिंग, है ना। बट अगर आपको और नहीं बढ़ाना है इसको, है ना, वो तो इनएविटेबल है, बढ़ेगा ही, सरफेस टेम्परेचर बढ़ ही रहा है ना, आप कुछ भी कर लो वो बढ़ेगा ही। बट आपको अगर और नहीं बढ़ाना है तो मतलब रेस्ट्रिक्ट करने के लिए 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कि भाई इतना तो बढ़ेगा ही, इतना तो आईपीसीसी ने बोल दिया इतना तो बढ़ेगा ही, इससे ज़्यादा ना बढ़े, उसके लिए आपको ग्लोबल नेट ज़ीरो अचीव करना होगा बाय 2050। व्हाट इज़ ग्लोबल नेट ज़ीरो? ग्लोबल नेट ज़ीरो मतलब ये है कि अगर हम एक्स कार्बन एमिट कर रहे हैं, है ना, तो हम उतने पेड़ लगा दे रहे हैं जो इस एक्स कार्बन को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, ठीक है, ताकि जितना एमिट हो रहा है उतना एब्जॉर्ब भी हो जाए, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड नेट ज़ीरो, ठीक है। तो ये आईपीसीसी की रिपोर्ट है और उन्होंने ये बोला कि भाई जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा बाय 2040 एंड 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा बाय 2050 अगर हम इसी रेट से चलते रहे। और अगर 2050 तक आपको 1.5 पे इसको रेस्ट्रिक्ट करना है ना, तो हमको ग्लोबल नेट ज़ीरो अचीव करना पड़ेगा। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया। और फिर उन्होंने ये बोला कि 1.2 लाख ईयर्स में 1.2 लाख ईयर्स में लास्ट जो डिकेड था, जो लास्ट 10 साल हैं, दैट वर द हॉटेस्ट, ठीक है, दैट वर द हॉटेस्ट, ठीक है, चल ही नहीं रहा है पेन, पता नहीं क्या हो गया, दैट वर द हॉटेस्ट, ठीक है। तो ये बस इस रिपोर्ट के बारे में, और ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दूसरा आर्टिकल है पेंगोलिन के बारे में। तो व्हाट इज़ पेंगोलिन? पेंगोलिन ये है, पेंगोलिन देखो आप, इतना बढ़िया मस्त मस्त एनिमल है, स्केल्स हैं इसमें, स्केल्स दिख रहे हैं, तो दिस इज स्केल्स, इसकी जीभ ऐसे निकलती है ना, ये जीभ के थ्रू जो है यहाँ के इंसेक्ट्स वगैरह जो होता है उसको ये खाता है, ठीक है। तो इसका डाइट अगर मैं बात करूँ तो क्या है, एंड्स हो गए, चींटियाँ हो गई, है ना, लार्वे हो गए, ये सब ऐसे करके इसको अंदर ले लेता है, ठीक है। तो ये एक स्केली एनिमल है और ऐसा माना जा रहा था कि कोविड-19 भी इसी की वजह से आया है, बट ऐसा कोई कन्फर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो ऐसा अंधविश्वासों में बात मत करना, मतलब विश्वास मत करना। हैबिटेट कहाँ है? एशिया और अफ्रीका में, ठीक है। और इंडिया में कौन कौन से पेंगोलिन मिलते हैं? इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज़ पेंगोलिन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ है तो चाइना में भी मिलेगा, है ना, इंडिया में भी मिलता है। और सी से चाइनीज़ है तो सी से इट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। तो ये याद रखना कि इट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। और प्रोटेक्शन स्टेटस की अगर हम बात करें तो इंडियन पेंगोलिन जो है वो शेड्यूल 1 में है, अपेंडिक्स 1 में है, ठीक है। IUCN स्टेटस, ये वनरेबल, आई एम नॉट श्योर, है ना, एक बार इसको चेक करना कि ये वनरेबल है कि नहीं। आई थिंक इट इज़ इंडेंजर्ड, ठीक है। इंडियन पेंगोलिन इज़ इंडेंजर्ड, एक बार चेक करके कमेंट करके बताना कि वेदर इट इज़ वनरेबल और इंडेंजर्ड। मेरे हिसाब से इंडेंजर्ड है, बट एक बार देख के बताना, है ना, मेरे को लग रहा है यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। और चाइनीज़ पेंगोलिन जो है वो हमारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है, शेड्यूल 1 में आता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये आपको याद रखना है, इसका मेरे को बताना है ना, नहीं तो हम अगले लेक्चर में इसको रेक्टिफाई करेंगे, एक बार बता दूंगा मैं देख के कि ये इंडेंजर्ड है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं ग्रेट हॉर्नबिल के बारे में, ठीक है। तो ग्रेट हॉर्नबिल इस टाइप की दिखती है, देखो, दिस इज़ ग्रेट हॉर्नबिल, दिस इज़ अ ग्रेट हॉर्नबिल, है ना। तो कहाँ मिलती है ये? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलती है, साउथ ईस्ट एशिया में मिलती है, ठीक है। अब आपको कमेंट करके बताना है ये हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो कहाँ मनाया जाता है, कौन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल को हम मनाते हैं, ठीक है। स्टेट बर्ड है किसका? अरुणाचल प्रदेश और केरला का ये स्टेट बर्ड है, ठीक है। IUCN स्टेटस का वल्नरेबल है, शेड्यूल 1 में आती है, समझ में आ गया। उसके बाद अगला है रामसार कन्वेंशन। व्हाट इज़ रामसार कन्वेंशन? क्या है रामसार कन्वेंशन? रामसार कन्वेंशन बेसिकली वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कन्वेंशन है, जो कि ईरान की रामसार सिटी जो है वहाँ पे इसको साइन किया गया था। कब साइन किया गया था? 1971 में, है ना, 1971 में इसको साइन किया गया था, ठीक है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट है और वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की हम बात करते हैं, तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जो ये रामसर कन्वेंशन में जो बहुत ही ऐसी वेटलैंड्स है ना जो बहुत ही डिग्रेड हो रही हैं, इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा डिग्रेडेशन जिनका हो रहा है ना, उनको हम मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखते हैं। तो इट इज़ अ रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स ऑन द लिस्ट ऑफ द वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ऐसी वेटलैंड्स जो बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें इकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रही हैं, है ना। तो वैसी जो वेटलैंड्स हैं उनको हम इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और ये जो वेटलैंड्स हैं ये डिग्रेड क्यों हो रही है? ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से हो रही है। एक मिनट यार, चार्जर लगा देते हैं इसका। ये किस वजह से हो रही है? ये हाँ, ये किस वजह से हो रही है? ये ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से हो रही है ना।
और कौन कौन सी इंडिया से कौन कौन सी वेटलैंड्स इसमें है, तो इंडिया से 2 वेटलैंड्स इसमें है, एक है लोकतक लेक, ठीक है, और एक है केओलादेव नेशनल पार्क, ठीक है। केओलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है। केओलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है और लोकतक लेक तो हमने पीछे डिस्कस किया ही था, कहाँ है, मणिपुर में, ठीक है। और इससे पहले चिलिका लेक भी था, बट चिलिका लेक को रिमूव कर दिया गया, तो ये ध्यान रखना चिलिका लेक इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं क्विज पे, है ना, बहुत लंबा लेक्चर हो गया, अगले लेक्चर से थोड़ा कम करेंगे। क्विज पे आ जाते हैं। अब इसमें +2 और -0.66 जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था, है ना। अब इस बार ऑप्शन सही है ना, तो अच्छे से करना है इनको, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, कुछ यूपीएससी के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, मैच द फॉलोइंग। पहला में मैच द फॉलोइंग में क्या है, जियो हेरिटेज साइट है यहाँ पे, और यहाँ पे लोकेशन है, ठीक है। मजौली आइलैंड्स कहाँ पर है, मजौली आइलैंड्स भाई बताओ, सिंपल है, असम में है मजौली आइलैंड्स। तो ए का क्या हो गया, ए का 3 हो गया, तो ए का 3 हो गया, तो ये तो चला गया और ये भी चला गया, ठीक है। दूसरा क्या है, सांगेतसर सो, हो सकता है आपको मेन पेपर में ये ना पता हो। तीसरे पे आते हैं, लोकतक लेक बहुत ही फेमस है, मणिपुर में है ना, तो सी का क्या हो गया, सी का 1 हो गया। देखो कुछ एलिमिनेट हो रहा है, नहीं हो रहा है एलिमिनेट, इस बार ऑप्शन सही बनाया है ना सी में एलिमिनेट नहीं हो रहा है। तो सांगेतसर सो और ये दूसरा कौन सा है, गॉड्स रॉक। तो ये गॉड्स रॉक कहाँ है, मेघालय में, और सांगेतसर सो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 4, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। दिस इज़ अ आंसर, ठीक है। तो ये आप बेसिकली खुद से करना है आपको, है ना। तो जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसमें वीडियो को पॉज करो और करके देखो, है ना, फिर सॉल्यूशन देखना, ठीक है। मैं तो इसलिए जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि नहीं तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एनवायरमेंटल बॉडीज। तो पहला कौन सा है, NTCA इज अ टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और दूसरा क्या है, GEAC जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो बताओ भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है, नीदर 1 नॉर 2। आपको लगा होगा बोथ 1 एंड 2 होगा, है ना, बोथ 1 एंड 2 भैया नहीं है, क्योंकि GEAC जो है दैट इज अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, और जो NTCA है दैट इज अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। GEAC वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं है, ठीक है। NTCA जो है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, है ना, और जो GEAC है वो किसके अंदर है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है। समझ में आ रहा है, आगे बढ़े, चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो जो इंडियन हॉर्नबिल जो हमने अभी डिस्कस किया उसका नेचुरल हैबिटेट आपको कहाँ मिलेगा। तो पहला क्या है, सैंड डेजर्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, अच्छा, हायर हिमालयाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा है सॉल्ट मार्शेज ऑफ वेस्टर्न गुजरात, और चौथा क्या है, वेस्टर्न घाट्स। तो बहुत ही इसका सिंपल आंसर है वेस्टर्न घाट्स। क्यों भाई वेस्टर्न घाट्स क्यों, उस समय अभी अभी वीडियो दिखाई थी ना एक, जहाँ पे वो हॉर्नबिल ऐसे चोंच चोंच लड़ा रही थी, है ना, तो वहाँ पे पीछे देखा था ना कितनी ग्रीनरी थी ना। और वैसे भी आप खुद सोचो कि भाई अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और आपको नहीं पता है, ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जनरली अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है कि जो बहुत ही बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं ना, वहाँ के स्पीशीज़ मिलना बहुत ही प्रॉबेबल है ना। जो बायोडाइवर्सिटी हमारे हॉटस्पॉट्स है कौन कौन से हैं, वेस्टर्न घाट्स है, इंडो बर्मा है ना, इंडो बर्मा है, नॉर्थ ईस्टर्न वाले पार्ट है, हिमालयाज़ है, ठीक है, जो ये हिमालयाज़ है हमारे, है ना, वो है। तो यहाँ पे कोई भी स्पीशीज़ मिलना बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो अगर ऑप्शन में ये इनमें से कोई है, एक है, तो उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब इसमें देखो अगर आप ऑप्शन में क्या है, सैंड डेजर्ट्स, तो सैंड वैंड में डेजर्ट वेजर्ट में तो बहुत ही कम आपको बायोडाइवर्सिटी दिखेगी, है ना, ऑल्दो होती है वहाँ पे भी बहुत होती है, बट हॉर्नबिल नॉट लाइकली, ठीक है। दूसरा क्या है, हायर हिमालयाज, तो हिमालयाज में हो सकती है, ठीक है, तो ये डाउटफुल कैटेगरी में था। अब ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लिखा है ना, तो ये तो पता नहीं, मतलब कभी पढ़ा भी नहीं है। और उसके बाद सॉल्ट मार्शेज ऑफ वेस्टर्न गुजरात, अगेन सॉल्टी हैबिटेट में बहुत ही कम मिलेगा आपको, है ना। तो मोस्ट लाइकली ऑप्शन क्या है, वेस्टर्न घाट्स है। वेस्टर्न घाट्स में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है ना, रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट भी हैं, तो मोस्ट लाइकली ऑप्शन क्या है, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। और ये बाय द वे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, है ना, ये यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, 2014 या 2016 में आई गेस पूछा था, कभी तो पूछा था। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्रॉट अंडर द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, व्हाट डज इट इम्प्लाई। तो पहला क्या है, चेंजेस इन द इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव occurred, आर अकरिंग और आर लाइकली टू अकर इन द वेटलैंड्स एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो पहला ही ऑप्शन सही है ना। अभी हमने वेटलैंड्स, अभी हमने जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड देखा था तो हमने यही पढ़ा था, कौन सी ऐसी वेटलैंड्स जिसमें इंक्लूड होती हैं जो डिग्रेड हो रही होती हैं, जिनका इकोलॉजिकल कैरेक्टर जो है वो
चेंज हो रहा होता है ना, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, तो वो होती हैं। बट कभी भी ध्यान रखना यूपीएससी में ना ऐसा आपको लगे कि पहला ऑप्शन सही है और ऐसा 100% भी पता हो, तब भी कभी ऐसे मत मार लेना, बाकी जो 3 ऑप्शन है ना ये भी पढ़ लिया करो कि क्या ऑप्शन है ना, फिर श्योर हो जाएगा कि हाँ भाई अब सही है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि पहला ऑप्शन जो होता है वो ऑल्दो सही होता है, आपको लगेगा सही है, तो बाकी ऑप्शन भी उसके क्लोज में ही होता है, और बाकी ऑप्शन में से हो सकता है कि मोर एप्ट ऑप्शन आगे हो, ठीक है। तो ये फंसाने के तरीके होते हैं। अब इसमें तो ए ही है, बट इन जनरल बता रहा हूँ, ये बाकी 3 ऑप्शन भी आप पढ़ लेना कि कौन कौन से हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कुछ है क्या? नहीं है। तो चलो आप अपने जो है अपने स्कोर कमेंट करके बताना कि क्या है, .+2 और -0.66। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। और इसके अलावा अगर आपको और फ्री कोर्सेज चाहिए तो देन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट thelaymanway.com, वहाँ पे और फ्री कोर्सेज और फ्री मटेरियल आपको मिल जाएगा। एंड उसके बाद प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ लीव अस अ रिव्यू लाइक दीज स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट अस, है ना। तो इससे हमको भी बेनिफिट होता है ना, क्योंकि बाकियों को भी पता चलता है कि इट इज़ अ गुड प्लेस टू स्टडी, इट इज़ अ गुड प्लेस फॉर अ कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग। सो प्लीज़ लीव अस अ रिव्यू ऑन गूगल and the link is in description, and please you can also explore our YouTube as well, है ना, जहाँ पे 390 अब वीडियोज़ हो गए हैं, है ना, 390 वीडियोज़ कंटेंट के पड़े हुए हैं। और मोस्ट ऑफ द जो वीडियोज़ हैं वो सारे स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स के ही हैं, स्टैटिक सब्जेक्ट्स के ही हैं, जो आपको कभी भी हेल्प में आएंगे, है ना। तो फिजिकल ज्योग्राफी की सीरीज़ है, इकोनॉमिक्स की सीरीज़ है, पॉलिटी की सीरीज़ है ना, तो ये सब आप देख के नोट्स बना सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और जाते जाते प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि यूट्यूब हमको प्रमोट कर सके एंड बाकी एस्पिरेंट्स तक भी हम पहुंच पाएँ। एंड उसके अलावा वी हैव लॉन्च CSAT एंड पॉलिटी कोर्स, सो इफ़ यू फील यू नीड हेल्प विद दैट यू कैन रजिस्टर फॉर इट, वी विल बी हैप्पी टू टीच यू लाइव। एंड थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।